दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। तो हम आज पेपर लगाने जा रहे हैं कौन सा 20 अगस्त का, यानी 2023 20 अगस्त 2023 का ऑफलाइन पेपर लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आज लगाएंगे क्या, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी आज हम सॉल्व करेंगे। जो ऑफलाइन परीक्षा हुई थी ना 2023 में 20 अगस्त को, तो उसका पेपर आज हम लगाएंगे। 30 क्वेश्चन जो बाल विकास के रहते हैं वो लगाएंगे आज, किस प्रकार से आए थे। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग प्लेलिस्ट बन चुकी तो उसमें जाकर देख सकते हो। हिंदी, पेडागोजी, सोशल साइंस के सभी का प्रीवियस ईयर के पेपर चल रहे हैं तो देख सकते हो। और 6 to 8 NCERT भी पढ़ा रही है इस पर, तो वो भी देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी तो आप चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो, है ना। क्योंकि सीटेट का पेपर भी आ रहा है और भी टेट के आते हैं, तो 6 to 8 NCERT सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जिसका सोशल साइंस है उसके लिए इम्पोर्टेंट पढ़ाई जा रही है। और प्रीवियस ईयर के पेपर सभी के लिए लगाया जाए, सब लगा सकते हैं। और हाँ, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और एक सभी को शेयर भी कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों, इस पे निशान बने क्योंकि ये पेपर उस टाइम पे आया था ना, तो पेन से निशान बना दिया था, कुछ बच्चों ने निशान बना दिया था इस प्रकार से, तो वो इसलिए वो निशान बने हुए पेन से, तो वो छुटा भी नहीं सकते। तो आप निशान पर मत जाइए, आप क्वेश्चन आंसर को पढ़िए और उसको रखिए अपने माइंड में, ना। फिर चलो बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला अभिकथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़ेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। देखते हैं, कड़ी मेहनत करनी चाहिए। फिर है शिक्षा, कारण है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन एवं आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो सेकंड और फर्स्ट दोनों सही है, और व्याख्या नहीं लेखन कर रहा, क्योंकि देखो यहाँ है कि कड़ी मेहनत करके रूढ़िवादिता को तोड़ना चाहिए। यहाँ रूढ़िवादिता का नहीं हो रहा जिक्र, यहाँ रूढ़िवादिता का जिक्र नहीं हो रहा, जिक्र कारण में वहाँ हो रहा विद्यार्थियों को समालोचनात्मक एवं आत्मचिंतन को प्रोत्साहन देना चाहिए। जो बच्चे की है आत्मचिंतन है ना उसका, तो उसको समान अवसर देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ना कि उस पर रूढ़िवादिता का कोई पॉइंट नहीं है। तो हैं दोनों अपनी जगह सही, लेकिन वो कारण है ना जो एक का सही व्याख्या नहीं कर रहा, व्याख्या बिल्कुल भी नहीं कर रहा। सही क्या हैं दोनों सही, पर व्याख्या नहीं कर रहा, क्योंकि अलग अलग सही है, पर उस पर नहीं जा रहा, पहले जैसा सेम नहीं है। तो हमारा फोर्थ आंसर राइट है कि ये और दोनों सही है, परंतु आर एक ही व्याख्या नहीं करता, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में आंतरिक हमारे अंदर की अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा है। तो शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। और देखते हैं क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के हैं। तो ये तो थोड़ा पॉजिटिव लग रहा। डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। तो देखो दोस्तों, डांट से बचने के लिए नहीं पढ़ाई करते हम, ठीक है। तो ये तो हमारा गलत है, क्योंकि डांट से बचने के लिए थोड़ी हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमें भविष्य देखना है, अच्छी जिंदगी जीना है, ना कि डोम में इधर उधर, मतलब एक बचने के लिए तो अलग ही है। नेगेटिव वाइब पूरी आ रही है उससे, तो वो गलत है ये। फिर पुरस्कार राशि के लिए प्रतियोगिता में भाग लेना, नहीं, हम पुरस्कार राशि के लिए नहीं लेते हैं, हम इसलिए लेते हैं अपने अनुभव शेयर करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं हम कितने अवेलेबल हैं इस चीज़ को करने के लिए। तो हमारा एक गलत है, ये दोनों गलत है। फिर है व्यक्तिगत आनंद के लिए यंत्र बजाना, वाद्य यंत्र। तो व्यक्तिगत आनंद के लिए यंत्र नहीं बजाते हैं, उनका शौक है यंत्र करना। पहली बात, ये तीनों नेगेटिव बाई दे रहे हैं, तो पहला ही राइट आंसर है कि शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना। जैसे कि हम एक उदाहरण ले सकते हैं, पहला हमारा राइट आंसर है। उदाहरण ये ले सकते हैं कि हम किसी भी टीचर को क्लास में पढ़ने जाते हैं, तो वो क्वेश्चन आंसर देता है, तो हम क्वेश्चन आंसर को याद करके जाते हैं, क्योंकि शिक्षक खुश हो सके और हमें बोल सके कि हाँ आप पढ़ते हो या नहीं, हमें अच्छा लगेगा उसके सुनने से, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो देखते हैं विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है इसमें। तो इस कथन में जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन
जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। राइट, ये तो सही है कि जो बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से, जो अनुकूल वातावरण होता है ना, उससे वंचित होते हैं, उससे हट जाते हैं, तो उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। ये तो हमें सही लग रहा है। चलो देखते हैं अब किससे संबंधित है। तो भाषा का विकास पूरी तरह आनुवंशिक पर निर्भर है। नहीं, ये तो गलत है। विकास अवस्थित और अप्रत्याशित होता है। नहीं, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। राइट, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। तो जटिल से है, ना कि अवस्थित है, और ना ही आनुवंशिकी पर निर्भर है। तो ये तीनों नेगेटिव वाइज वैसे भी दे रहे हैं, तो मेमोरी वाइज लगाए जो, ना कि टिकों पे मत जाना। टिक तो लगे हुए हैं पर आप टिक पे मत जाओ, अपने हिसाब से क्वेश्चन खोजो ये सही है या गलत है, क्योंकि टिक पे जाओगे तो आप करते जाओगे, क्या मतलब है। तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर सही खोजिए, उसे समझिए, क्योंकि इसमें दिया गया कि भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। राइट, संवेदनशील काल होता है, ना कि आनुवंशिक पर निर्भर होता है, ना कि इस पर अवस्थित होता है, ना जटिल। इस प्रकार से तो हमारा कौन सा तीसरा राइट आंसर है। फिर है, अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक, देखते हैं यदि शिक्षक क्या करें, पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें, फिर उसके भौतिक रूप पर आए। फिर है, पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। फिर है, पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें, फिर विचारों को सत्यापित करने का अवसर दें। राइट, हमारा ये सही आंसर है कि कोई तर्क या कारण है, उसके संदर्भ में अवधारणाएं होती हैं जो, उन पर चर्चा कीजिए और फिर विचारों का सत्यापन कीजिए। राइट, ये हमारा सही आंसर है। कौन सा? तीसरा। फिर आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। जो एक शिक्षिका है ना, वो अपने विद्यार्थियों को जो अधिसंज्ञानात्मक कौशल होता है ना, उसको विकसित करने में मदद करना चाहती है। तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होती है। मदद करना चाह रही तो कौन सी रणनीति प्रभावी होगी? तो विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ये तो नहीं लग रहा। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ्यक्रम, ये तो और ही गलत है कि याद करने के लिए नहीं। फिर है, विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो ये नहीं, निर्देश थोड़ी उन्हें देंगे हम विद्यार्थियों को, ऐसा नहीं है। फिर विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। राइट, जो स्वयं अपना काम करता है ना, वो पहले नंबर है कि वो करके सीख रहा, कम से कम खुद तो कर रहा है ना, तो रट नहीं रहा, ना कि वो विस्तृत निर्देश दे रहा, कुछ नहीं। तो विद्यार्थियों को ऐसा प्रोत्साहन करो कि वो स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करे, अपनी प्रगति का मूल्यांकन खुद करे। जैसे हम कोई पढ़ाई करते हैं तो हम किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, हम खुद अपना, जैसे हम ये सेट लगा रहे हैं, पेपर सेट लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम खुद इसका मूल्यांकन कर रहे हैं और खुद इसका चिंतन कर रहे हैं। हम पहले पूरा लगा रहे, समझ रहे क्वेश्चन को, अपने दिमाग में दोहरा रहे क्वेश्चनों को कि इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आता है, कोई और नहीं इसको देखें। हमें अगर आगे निकलना है तो हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आगे निकल पाएंगे, है ना कि रट कर, ना कि किसी के निर्देश पर, कुछ नहीं। हमें खुद से प्रेरित होना है अपनी पढ़ाई के लिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखते हैं, अभी कथन को पढ़ते हैं फिर विकल्पों का चयन करते हैं। तो शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए करना चाहिए। फिर है, उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है, जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है। तो हमारे ए और आर दोनों सही है कि भ्रमित किया जाता है, पहले गैर विद्यार्थियों को मजबूत किया जाता है, फिर भ्रमित किया जाता है। तो ये राइट है सोचने के लिए, ठीक है, और ये भी सही है। लेकिन ये क्या है बताओ, व्याख्या भी कर रहा है उसकी, क्योंकि व्याख्या भी कर रहा है उसमें भी। देखो, एक तो आप इससे समझो कि सेम है, क्योंकि शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए किए जाती हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है, और इधर भी संकल्पना को मजबूत करने के लिए, तो ये दोनों सेम है। उसकी व्याख्या भी कर रहा है और सही भी है। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा
कौन सा? तीसरा। ऑब्वियसली चिन्ह तो लगे पर आप उसको पहले समझो, चिन्ह पर मत जाओ। आप समझोगे कि हाँ इसका क्वेश्चन ये हो रहा या नहीं, लग रहा कि नहीं, इसलिए क्योंकि आप बेसिकली दोनों एक जैसे हैं। देखो उसकी व्याख्या भी कर रहा है वो, तो हमारा राइट दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए फिर इस माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण खालिस्तान पर केंद्रित होता है। तो देखते हैं माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल वातावरण कक्षा का। सजा और शर्मिंदगी के डर, ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव टैग है पूरा। सजा शर्मिंदगी के डर विद्यार्थियों में क्यों ये सब केंद्रित, ये थोड़ी होता है स्कूलों में सजा दो डर करो, नहीं। फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार, बिल्कुल गलत, प्रतिस्पर्धी नहीं हो सकता। अनुबंधन और पुनर्वलन, ये भी नहीं हो सकता कि अनुबंध करो उन्हें, नहीं। कक्षा का वातावरण सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है, राइट। हमारा चौथा आंसर राइट है कि सरकारी सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। फिर जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो देखते हैं जटिल समस्याओं से कौन जूझ रहे, अमन की समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो शिक्षक उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहन, ये बिल्कुल गलत है कि उसे जोखिम लेने से कहो, हतोत्साहन करके गलत है। उसे उत्तर प्रदान करके, नहीं, उत्तर जरूरी नहीं है, उसको प्रोत्साहन करना है क्योंकि वो वीक हो रहा है। उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, ये गलत है। हमारा इससे पहला ही आंसर राइट है कि उसे समस्या को सुलझाना है, ना कि उसको छोड़ना है, हतोत्साहन होना है। तो उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन करके, राइट। हमारा पहला आंसर राइट है। तो इस प्रकार से इस पर एक भी है बात कि जो पॉजिटिव प्रश्न पॉजिटिव आंसर खोज रहा, तो हमें पॉजिटिव आंसर ढूंढना है, ठीक है। 4 विकल्प में से पॉजिटिव आंसर ढूंढना है। अगर क्वेश्चन बोलना नेगेटिव आंसर, तो हमें नेगेटिव ही आंसर खोजना है, ना कि पॉजिटिव। इसलिए पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तो आराम से हम अच्छा क्वेश्चन भी आंसर भी लगा पाएंगे। फिर बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि, देखते हैं क्या विश्वास है बोध आधारित शिक्षक का। तो शिक्षार्थियों की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक निर्देशों पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। ये गलत है ना, मानक केंद्रित, अगर मानकीकृत या मानक आ गया समझो गलत ही है वो क्वेश्चन, तो ये गलत है, ठीक है। फिर ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी का ज्ञान निर्माण कर सकते हैं, राइट। बोध आधारित शिक्षण वह है जो कि ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं, राइट। और ये भी सही नहीं है क्योंकि हमारा राइट आंसर मिल गया, तो एक गलती होंगी। शिक्षण में विद्यार्थियों के लिए तथ्यों का प्रसार शामिल है, शिक्षार्थी कम जानते हैं, गलत, इधर ही हो गया, कम जानते। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता, इधर ही गलत हो गया, इधर मतलब गलत। एक टैग होते हैं जो कि मैं टैग की क्लासेस भी एक लाऊंगी, जिससे आपको पहले टैग की क्लासेस ले आऊँगी कल या परसों, जिससे आपको टैग के बारे में पता चल जाएगा कि टैग किस प्रकार के होते हैं, जिससे आप ये जो है ना पेडागोजी, कोई भी पेडागोजी, सोशल साइंस या फिर पेडागोजी किसी भी सब्जेक्ट की है, उसमें आप आराम से क्वेश्चन आंसर लगा पाओगे। और उसमें नेगेटिव टैग अलग होते हैं, पॉजिटिव अलग। अगर पॉजिटिव मिल गए तो आप समझ जाओगे पॉजिटिव है, सही लगा के आ जाओगे, और जो नेगेटिव है आप मान जाओगे नेगेटिव है, वो गलत लगा के आ जाओगे। उसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना पड़ेगा, ना ढूंढना पड़ेगा, तो आपको वो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग बता दिए जाएंगे, क्लास के द्वारा पढ़ा दिए जाएंगे, जिससे आप हर पेपर लगाने में आधे क्वेश्चन तो उसी से समझ लो, मतलब टैगों से ही क्वेश्चन आंसर लगा लो, जिससे आपको, ना कि क्लास में ज़रूरी है कि वो ही चीज़ पढ़ो, टैग भी आधा काम कर देती है। तो देखेंगे, हम लगवाएंगे क्लास। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है? जो भी विद्यार्थी पढ़ने से, जो पढ़ने वाली समस्या है उससे जूझ रहे हैं, तो उन्हें कई विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करके, उन्हें सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड, एक गलत है, नेगेटिव टैग बढ़ आ गया क्योंकि सख्त दंड गलत है, ठीक है ना। और फिर है कि प्रणालीगत धन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से, नहीं, प्रणाली के माध्यम से नहीं करते। उच्च ग्रेड, बिल्कुल गलत, उच्च ग्रेड की तो बात ही नहीं हो रही, कहाँ से आ गया। तो हमारा राइट आंसर माना जाएगा कौन सा? पहला ही, कि उन्हें कोई भी विकरणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। जैसे कि
हम अध्ययन करवाते हैं बच्चों से, उनमें समस्या होती है पढ़ने को लेकर, वो पढ़ नहीं पाते, तो हमें ऐसा प्रोत्साहन करना चाहिए उनको, जो भी उनके विकार हैं, जो भी उनकी समस्या है उनको सुलझाना चाहिए, ना कि उन्हें दंड चैन देना चाहिए, सख्त तरीक़ा से पढ़ाना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसे पढ़ो तो इससे आपको याद होंगे कुछ भी चीज़ें, तो इस प्रकार से उन्हें समझाना चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? तो देखते हैं कौन है वो जो सही ढंग से उल्लेख करता है, प्रतिभाशाली और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होता है। तो समझ की अग्रवर्ती गहनता, क्या? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, ना सॉरी ए बी सी नहीं होगा हमारा राइट आंसर। समझ की अग्रवर्ती गहनता एवं सीखने की तेज गति, तो हमारे ये दोनों राइट आंसर है कि समझ की अग्रवर्ती गहनता होना चाहिए बच्चों में और सीखने की तेज गति होना चाहिए, ना कि समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए कि दूसरों पर निर्भर रहे, ना कि शारीरिक विकास की तेज गति, उससे कुछ नहीं होगा विकास की गति से। इसमें पढ़ने के क्षेत्र में बोल रहे हैं, विकास की गति अपने लिए सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा, ए और बी। फिर है क्या कि श्रवण बाधिता के संदर्भ में, श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं श्रवण बाधिता के संबंध में कौन सा सही कथन है। तो श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। फिर है बच्चे के पास तेज आवाज़ें करके उन बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता का अविश्वसनीय तौर पर किसी परीक्षण किया जा सकता है। ये तो नहीं लगा। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है, नहीं, ये तीनों गलत ही हैं। और जब तीनों गलत हो जाए तो आपका आंसर वैसे ही ऑटोमेटिक आ जाएगा कि तीसरा है। इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ग है ना जो, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उनसे ये पता कर लेते हो कि ये नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव आपके निकल चुके, तो हमें पॉजिटिव ढूंढना है, और तो फिर चौथा पॉजिटिव माना जाएगा जब 3 नेगेटिव हो चुके। और अगर कोई नेगेटिव ढूंढना है तो 3 पॉजिटिव हो चुके, तो ज़रूर है कि ये नेगेटिव होगा। तो इस प्रकार से हम आंसर आसानी से लगा लेते हैं उन नेगेटिव वर्डों से, टैग से जैसे। तो इसमें सही आंसर है सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। राइट, श्रवण वाले विद्यार्थी होते हैं ना, उनको जो श्रवण बाधिता होती है, उन्हें जो बाध्य होते हैं, वो नहीं बोल सकते कुछ भी, तो उनको संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करना चाहिए। मतलब जो श्रवण यानी बोलने में किसी भी चीज़ में अक्षम है, तो उनको, तो हमारा ये पॉजिटिव वर्ड है, तो हमारा राइट आंसर चौथा है। फिर देखते हैं आगे, समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं खाली स्थान में समान है जबकि खाली स्थान में भिन्न है। तो देखते हैं कौन सी अपेक्षा खाली स्थान में समान है और कौन सी भिन्न है। तो संवर्धन समान है, गतिवर्धन भिन्न है, गतिवर्धन भिन्न है, संवर्धन समान है। तो इस प्रकार से हमारी समायोजन संशोधन समायोजन, राइट आंसर हमारा पहला ही है संवर्धन, तो ये समान है, और गतिवर्धन ये भिन्न है जबकि, तो हमारा राइट आंसर पहला ही है इसका। फिर है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। तो देखते हैं संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं। ज्ञान व्यक्तिपरक है, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। भाई बाहरी रूप से क्यों बच्चों को प्रेरित करोगे, आंतरिक रूप से कर दो, सबसे अच्छा, उन्हें अंदर से अच्छा तो फील होगा। तो ज्ञान बहुलवादी और बहुवादी गलत है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं, ज्ञान ही ज्ञान आ रहा, तो राइट आंसर हमारा पहला ज्ञान व्यक्ति परक है। कौन सा? ज्ञान व्यक्ति परक है। फिर है एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी क्या करता है, तो अधिक प्रश्न नहीं पूछते। ये प्रगतिशील कक्षा का विद्यार्थी नहीं है जो नहीं पूछते, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछना ही शिक्षकों से सबसे अच्छी बात है, तो उनको उसका आंसर भी मिलता है, इसलिए पूछना चाहिए। तो पहला गलत हो गया हमारा। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, राइट सही है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, राइट सही है।
स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो ये भी सही है। तो हमारे BCD सही है, यानी दूसरा आंसर राइट है, ये BCD, ठीक है। फिर है बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। तो बुद्धि के जो संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वो दृष्टिकोण है जो विद्यार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है। देखते हैं, बुद्धि वातावरणीय कारकों में प्रभावित नहीं होती है। तो बुद्धि वातावरणीय कारकों में प्रभावित नहीं होती है, तो राइट। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण की एकमात्र साधन है, नहीं। बुद्धि बहुआयामी और समय के साथ बदलती रहती है, एक गलत है हमारे। इसमें बुद्धि आनुवंशिकी कारणों से प्रभावित नहीं होती है, तो ये गलत है। हमारा आंसर है राइट, कौन सा, पहला, कि बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती, राइट। बुद्धि है जो वातावरण के कारकों से प्रभावित नहीं होती है। अगर हम पढ़ रहे हैं, जो हमारी बुद्धि है, तो बात आसपास जैसे हमारा वातावरण होता है, तो उसमें कुछ घटनाएं हो रही है, घटना वो घटना, तो उससे हमारी बुद्धि को तो नहीं प्रभावित हो जाएगी। हमारा तो पढ़ना है तो पढ़ना ही है, अब जो हो रहा तो हो रहा, तो मतलब अपनी बुद्धि अलग नहीं हो जाएगी, इसके प्रति तो वही रहेगी ना, पढ़ाई के प्रति या कुछ की। तो हमारा राइट आंसर पहला ही है। फिर है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को क्या कहा जाता है और इन्हें क्या सीखा जाता है। तो देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से जुड़ी अपेक्षाओं में, तो ये जेंडरवादिता रूढ़िवादिता प्रश्न आ गया जेंडरवाइज का। तो देखते हैं अब इसमें क्या है हमारा। तो इसमें है जेंडर भूमिकाएं एवं बाल्यावस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी, ये नहीं लगा सही। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्यावस्था के दौरान, नहीं। जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रभावित बाल्यावस्था के दौरान। जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान। तो हमारा राइट आंसर है कि जो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग से होने से जुड़ी अपेक्षाओं को जेंडर स्थिरता कहा जाता है और इन्हें प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान सीखा जाता है, राइट। पहले उन्हें जेंडर स्थिरता कहा जाता है, फिर इन्हें प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान सीखा जाता है। तो हमारा राइट आंसर है चौथा। फिर है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना और कैरल गिल्गिन द्वारा। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, उनकी सिद्धांत की आलोचना किसने की, कैरल गिल्गिन के द्वारा। चलो देखते हैं, नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। जो नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है, राइट। हमारा यही आंसर राइट है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत है ना, उनकी आलोचना कैरल गिल्गिन ने यही कही है। फिर नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई, गलत है। वास्तविक जीवन की स्थितियों के माध्यम से तथ्यों को एकत्र करने के लिए की गई, ये भी गलत है। विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई, ये भी गलत है। फिर चलो अब देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो देखते हैं किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया। तो जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन, हार्वर्ड गार्डनर। तो हमारा राइट आंसर है कौन, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि एवं सामान्य बुद्धि की वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। तो हार्वर्ड गार्डनर जी ने किया है, ठीक है। फिर है समावेशी, फिर है हमारा क्या, फिर है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। समावेशी शिक्षा में देखते हैं क्या शामिल है, इंक्लूसिव शिक्षा। तो सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, एक गलत आ गया क्योंकि नेगेटिव वर्ड आ गया, मानक पाठचर्या गलत है। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी गलत वर्ड आ गया कि केवल क्यों करवाना, सभी समृद्ध करवाओ, केवल क्या है, समावेशी है, ये इसमें नहीं आएगा, तो गलत है। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन, ये राइट है कि लचीलापन लाना। फिर विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक कर, ये भी गलत हो गया कि पृथक कर लाना। तो हमारा तीसरा राइट आंसर है कि व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना, राइट। ये हमारा तीसरा सही है कि लचीलापन लाना। फिर है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है।
तो समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की भूमिका को देखते हैं क्या होती है। तो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो प्रमाण है उसका तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। फिर व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। उपेक्षा गलत आ गया। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए, ये भी गलत है। तो राइट आंसर है दूसरा कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। राइट, ये आंसर हमारा राइट है कि समालोचनात्मक चिंतन के लिए। फिर है हमारा 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियां हैं? आपके देश का नाम व मानचित्र पर की भौगोलिक स्थिति, आपके शहर में पानी कहाँ था? तो हमारा राइट आंसर है पहला कि पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। ये सही है कि समालोचनात्मक यानी रचनात्मक यानी सभी के लिए सोचा जा रहा है और रचनात्मक किया जा रहा है कि क्रिया करी जा रही है इसमें, कि सभी सोच रहे हैं कि पानी कैसे बचाएं, अच्छा तरीका कौन सा है, ये सब सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। तो ये चिंतन को बढ़ावा देता है। तो हमारा पहला राइट आंसर है। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हम कथनों को पढ़ते हैं फिर विकल्प देखते हैं। फिर तो हमारा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है, देखते हैं। फिर खोज अधिगम में शिक्षक और अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा कि दोनों सही है परंतु ये जो ये आर है ना वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ए और बी दोनों सही है एवं आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर कथनों को पढ़ते हैं। फिर कथनों वाला चैप्टर आ गया। तो बच्चों के बीच विकारात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं और काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में, ये तो गलत है। फिर है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभावात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है, ये भी गलत है कि जटिल आ गए। तो हमारे ये दोनों ही गलत है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दूसरा, ए और बी दोनों गलत है। फिर अब भाई बहन के रिश्ते एवं रिश्तों में देखते हैं क्या माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं, बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो माता पिता और साथियों से भिन्न नहीं होती है, गलत है। फिर केवल प्रारंभिक बाल्यावस्था, ये भी गलत हो गया कि केवल प्रारंभ। फिर की सामाजिकरण में अधिक भूमिका नहीं है, ये भी गलत हो गया कि भूमिका नहीं है। फिर है बचा चौथा, तो वो सही होगा हमारा कि माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के सम्मान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल राइट, हमारा चौथा आंसर राइट है। फिर है महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो महारत निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? तो महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने के लिए केंद्रित होते हैं। तो एक गलत है कि मान्यता किसके लिए प्रेरित होते हैं। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने के लिए केंद्रित होते हैं। ये भी गलत है कि विफलता से बचने के लिए केंद्रित। फिर है महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। राइट, हमारा ये सही है कि कोई भी चीज़ है उसको प्रदर्शन करके या ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर। राइट, खुद की कौशल एवं खुद के कार्यों में समझ पर सुधार करने के लिए केंद्रित किया जाना चाहिए। राइट, अब जब हम अपने ही कौशल या कार्यों को सुधार करेंगे और उस पर काम करेंगे तो वो बहुत बेटर होता है। इसलिए तो निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? तो वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता है।
वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। फिर है हमारा कौन सा कि वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। तो राइट आंसर हमारा ये है, ना कि ये। तो वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता। राइट, व्यक्तिगत भिन्नताओं को नहीं रखते पियाजे जी ध्यान में। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्था बताइए। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं तो दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों पर प्रतिनिधित्व करती हैं। उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा कि बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है। राइट, गुणात्मक रूप से जो 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं वो बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती हैं। फिर है लिव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास क्या है। तो लिव वाइगोत्स्की का मानना था कि प्रकृति में असत्यता सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है। गलत, सीधे नहीं होता, सीधे सामाजिक संपर्क से, ये भी गलत है। आनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा, ये भी गलत है। तो हमारा राइट आंसर पहला है कि प्रकृति में असत्यता। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से किस, फिर कथन पढ़ेंगे हम, चलो कथन ही पढ़ देते हैं। प्रत्येक वयस्क लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में करियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। फिर है कारण, लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिक घर्षित नहीं है। तो इसके दोनों ही गलत है कि वो कुछ और बात कर रही है, कुछ और ही बात कर रही है। तो क्या है, समाज में माध्यम से अधिघर्षित नहीं है। जेंडर एक क्या है, दोनों ही गलत, दोनों ही सही है ही नहीं है कथन, दोनों ही गलत कथन है। एकदम से वो पुरुष नर्स से अपनी कक्षा में आमंत्रित, एक गलत है दोनों। तो हमारे दोनों गलत में आ जाएगा, यानी दूसरा आंसर राइट है। ए और बी दोनों ही हमारे गलत है। तो हमारे देखो यहाँ पर होते हैं कितने, 30 क्वेश्चन समाप्त, दोनों ही गलत है। 30 क्वेश्चन होते हैं हमारे यहाँ समाप्त। इस प्रकार से डेली क्लासेस लगती हैं, डेली प्रीवियस ईयर के पेपर लगवाए जा रहे हैं, क्योंकि आपके जो सीटेट का पेपर आ रहा है, डेली आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे तो आपका बहुत इम्प्रूव होगा और आपको नॉलेज उसका बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आप एग्जाम हॉल में निश्चिंत बैठोगे कि हाँ आज हमारा पेपर सही जाएगा, क्योंकि आप सभी पेपर लगा लोगे, जो हम सभी संपूर्ण पेपर लगवा रहे हैं आपसे और डेली लगवा रहे हैं। आपका सोशल साइंस का संपूर्ण पेपर डेली लगाया जा रहा है। तो आप डेली क्लासेस लीजिए और सभी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जो नए आए हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन जाएगा तभी तो वो ज्वाइन कर पाएंगे क्लास। और हाँ, सभी लाइक करिए और एक एक को शेयर भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों, थैंक यू।